Jai Hind, dear student. Welcome back in my class, and today I'll continue my fifth lecture of current electricity. Well, इससे पहले आप लोगों ने 4 लेक्चर इसका कर लिया है, जिसमें हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा। बेसिक ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी सीखा, ओम्स लॉ के बारे में सीखा और बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी किए। और आज हम आगे बढ़ रहे हैं। आज के लेक्चर में हम लोग सबसे पहले तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर बेस्ड और मोमेंटम पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल करेंगे। उसके बाद रेजिस्टेंस के बारे में सीखेंगे और रेजिस्टेंस को कैसे मेजर करते हैं, उसका कलर कोड क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी। तो लेक्चर को मैं स्टार्ट करूं इससे पहले आप लोग 1 सेकेंड इसके लिए तैयार हो जाइए, पेन पेपर ले लीजिए और अच्छे से नोट्स को बनाइए, क्योंकि ये चैप्टर बोर्ड के लिए भी इम्पोर्टेंट है और कंपटीशन के लिए भी इम्पोर्टेंट है। आप लोगों ने छुट्टियां भी खूब मना ली, एंजॉय भी कर ली, आई थिंक आप रिफ्रेश हो गए हैं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली अगर हमारे पास कोई कंडक्टर है, देखेंगे ज़रा ध्यान से, ये मैं अगर कहूँ कंडक्टर है, इस तरीके से एक रेगुलर ज्योमेट्री का मैं कंडक्टर ले रहा हूं और मैं कह रहा हूं कि इस कंडक्टर का लेंथ है L और इसकी क्रॉस सेक्शनल एरिया है A, राइट। क्रॉस सेक्शनल एरिया है A, तो इसमें कंडक्शन इलेक्ट्रॉन भी होंगे, तो कंसंट्रेशन ऑफ उसका इलेक्ट्रॉन भी होगा। अगर मेरे से कोई पूछता है कि एक्चुअली ये कंडक्टर है, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन इसके रैंडम मोशन करते रहते हैं, तो मेरे से कोई पूछता है कि बताओ भाई इसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं रैंडम मोशन कर रहे हैं, उसका टोटल मोमेंटम क्या होगा, तो मेरा आंसर होगा 0, नहीं होगा। लेकिन अगर मैं इस कंडक्टर को एक एक्सटर्नल सोर्स से कनेक्ट कर देता हूँ, अब ये ड्रिफ्टेड कंडीशन है, अब इसके इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट हो चुके हैं। अब मेरे से कोई पूछता है कि बताओ कि इसका मोमेंटम क्या होगा, तो हम बोलेंगे अब 0 नहीं होगा, इसका कुछ वैल्यू होगा। तो मैंने एक छोटा सा हेडिंग डाल रखा है, मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कंडक्टर इन ड्रिफ्टेड कंडीशन, राइट। तो अब निकालना है, आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है, तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में ड्रिफ्ट हो जाएंगे और करंट भी इस डायरेक्शन में फ्लो होगा, राइट। मैं कहता हूं कि इसमें I करंट फ्लो हो रहा है, इसका लेंथ L है, ये A है, और मैं कहता हूं टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसका A है, कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इसका स्मॉल n है। क्लियर है। तो मेरे से कह रहे मोमेंट, एक इलेक्ट्रॉन का भाई अगर मोमेंटम लिखना होता तो हम लोग लिखते P = m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू ड्रिफ्ट वेलोसिटी। एक इलेक्ट्रॉन का अगर मोमेंटम लिखना होता तो इसको हम लोग लिखते, लेकिन यहाँ एक इलेक्ट्रॉन का नहीं लिखना है, सभी इलेक्ट्रॉन का लिखना है। तो मोमेंटा ऑफ इलेक्ट्रॉन, मोमेंटा ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, राइट। इसको हम टोटल मोमेंटम भी कह सकते हैं, P टोटल या P नेट भी कहेंगे। तो क्या हो जाएगा, अगर मैं कहूं कि इस कंडक्टर के अंदर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन n है, तो लिखेंगे n इंटू एक इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम। चलिए जी, हमें मिल गया। अब आपको ये मिल चुका है, तो इसको और आगे हम लोग लिखेंगे तो लिख सकते हैं अब n इंटू m इंटू VD। आपको पता है कि जब हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में चर्चा कर रहे थे, उस समय VD = हमको क्या मिला था, मिला था I/N इंटू E इंटू A, जहाँ पर I जो करंट फ्लो हो रहा था, N वाज द कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, A बी द क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो क्यों ना इस वैल्यू को इसमें हम लोग रख देते हैं,
चलिए रख देते हैं। सो पी नेट या मोमेंटा ऑफ द इलेक्ट्रॉन हो जाएगा n इंटू स्मॉल m इंटू आई बाई n इंटू ई इंटू ए। अब जरा देखेंगे, ये कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो क्यों नहीं इसको भी टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के टर्म में एक्सप्रेस कर दें। तो n इंटू एम इंटू आई बाई n को लिख सकते हैं टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बाई a इंटू एल वॉल्यूम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम इसके बदले में, इंटू ई इंटू, हमने क्या देखा, इस a से ये कैंसल, इस a से ये कैंसल। तो अब आगे हमको क्या मिल रहा है भाई, m इंटू आई इंटू एल बाई ई पी नेट या मोमेंट टोटल मोमेंट। अजीब सा रिलेशन हमको देखने को मिला है, m इंटू आई इंटू एल बाई ई। मीन्स हम कह सकते हैं कि मोमेंटा ऑफ द इलेक्ट्रॉन डज नॉट डिपेंड ऑन कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन और टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर हो चुका है कि चाहे कितना भी इस कंडक्टर के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, चाहे उसका कंसंट्रेशन कितना भी हाई हो, लेकिन मोमेंटा उस पर डिपेंड नहीं करेगा। चलिए मैं इस चीज को लिख देता हूं। मोमेंटा ऑफ इलेक्ट्रॉन रिमेन independent of total number of electrons, total number of electrons। now अब इसके पास अगर मोमेंटम है, ये फार्मूला मिल गया है, तो अब वैसे कि काइनेटिक एनर्जी भी होगी, बोलो। सो काइनेटिक एनर्जी का भी चर्चा कर लेते हैं। काइनेटिक एनर्जी ऑफ ड्रिफ्टेड इलेक्ट्रॉन, ड्रिफ्टेड इलेक्ट्रॉन। जैसा कि हमको पता है काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू होता है पी स्क्वायर बाई 2m, पी बी द मोमेंटम। ये हम एक इलेक्ट्रॉन की फॉर अ सिंगल इलेक्ट्रॉन, फॉर अ सिंगल इलेक्ट्रॉन, तो मैंने एक इलेक्ट्रॉन का मास ले लिया। अगर टोटल काइनेटिक एनर्जी कहे, काइनेटिक एनर्जी फॉर एन इलेक्ट्रॉन, तब हम इसके एक्सप्रेशन को लिखेंगे काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाई टोटल मास 2 इंटू एम इंटू एन। और P का वैल्यू हमें इधर मिला जो कि कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन पर डिपेंड नहीं करता है, तो हम इसको लिख सकते हैं m इंटू आई इंटू एल बाई ई का होल स्क्वायर बाई 2 स्मॉल m इंटू एन। इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं और सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं, तो हमको मिल जाएगा m इंटू आई स्क्वायर इंटू एल स्क्वायर बाई 2m इंटू एन इंटू ए स्क्वायर। सो ये भी एक्सप्रेशन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि ये एनसीईआरटी में डिस्कस नहीं किया हुआ है, बट थोड़े से क्लू दिया हुआ है और इस पर बेस्ट कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, राइट। अब देखेंगे जरा, हमने काइनेटिक एनर्जी सीख लिया, इसका मोमेंटम सीख लिया, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या हमेशा कांस्टेंट रहता है? नहीं। तो चलिए हम लोग सीखते हैं वेरिएशन ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब देखेंगे, मैं बात कर रहा हूं वेरिएशन ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। जैसा कि मैंने बताया कि किसी कंडक्टर के अक्रॉस अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड करेंगे, उसके इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट हो जाएंगे।
तो क्या वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी चेंज नहीं हो सकता है? मतलब किन किन फैक्ट के वजह से वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी चेंज होगा, थोड़ा उसके बारे में हम लोग देखते हैं। जैसे कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी का हमको एक फार्मूला मिला है, Vd = I/n × E × A। मैं पहला केस लेता हूँ कि जब कोई डिफरेंट कंडक्टर के अक्रॉस हम लोग सेम करंट को फ्लो करा रहे हैं, तो मैं केस लिखता हूँ केस 1 when same current flowing when same current is flowing जब सेम करंट फ्लो हो रहा है, जरा देखेंगे, एक हमारे पास एक कंडक्टर है और इसका लेंथ L है, स्मॉल l से मैं डिनोट कर देता हूँ। इसकी क्रॉस सेक्शनल एरिया A है, अगर उसको हम रेडियस के फॉर्म में दिखा दें जिसकी रेडियस R है, तो हमें क्या मिला है, ये वाला फार्मूला मिला है। अब इधर से करंट I गया और इधर से करंट I निकल गया। मेरा केस है कि चाहे कंडक्टर कोई भी हो लेकिन उसमें करंट सेम फ्लो हो रहा है, तो उस केस में ड्रिफ्ट वेलोसिटी का वेरिएशन कैसे होगा, जरा देखेंगे। तो फॉर टू डिफरेंट कंडक्टर हम लोग लिख सकते हैं Vd1/Vd2। अगर सेम करंट फ्लो करेगा तब तो I कैंसिल हो जाएगा, तो हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे A2/A1, राइट। अब सेम करंट अगर होगा तो यहाँ पर क्या होता, I/I, ये तो कैंसिल हो जाएगा। कंसंट्रेशन, अब बात होती है कंसंट्रेशन की, कि जो कंडक्टर है उसमें जो कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम लोग देख रहे हैं उसका क्या सीन है। मैं कहूँ कि अगर सेम मटेरियल का कंडक्टर बना हो, केवल उसके ज्योमेट्री को मैं चेंज कर रहा हूँ, तो कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन भी वही होगा। तो ये I से I हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल। सो इसको हम लोग लिख सकते हैं πr2² π r1²। सो हम कह सकते हैं Vd1/Vd2 = r2² r1²। हाँ, अगर ये कंडक्टर डिफरेंट मटेरियल का बना होता तब हम उसमें कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन को भी दिखाते और तब लिखते N2/N1, क्योंकि ये क्या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ये वाला रिलेशन को लिख सकते हैं। तो हम एक बात कह सकते हैं कि जो वेरिएशन ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो क्या है कि अगर कांस्टेंट करंट फ्लो होगा तो उसके रेडियस क्रॉस सेक्शन एरिया के रेडियस पर डिपेंड करेगा। और किस तरह से डिपेंड करेगा, ये वाला हमको रिलेशन मिलेगा। अब मैं एक दूसरा केस लेता हूँ। हाँ देखेंगे, मैं थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया था, कोई आ गया था गेट पर, अभी देखेंगे जरा। अब मेरे से जैसे कोई पूछता है कि अगर लेंथ को अगर मैं चेंज करूँ इस कंडक्टर के, तो क्या ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर कोई फ़र्क पड़ेगा, तो नहीं, ये लेंथ पर डिपेंड नहीं करता है। दूसरा से अगर स्टेटमेंट लिखना है तो हम कह सकते हैं कि Vd इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू A या Vd इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R²। अब मैं दूसरा केस लेता हूँ, केस 2। मैं कहूँ कि अगर डिफरेंट कंडक्टर है और उसको सेम सोर्स से कनेक्ट किया जाए, if same source is applied across the different conductor, जरा देखेंगे। अब इसको मैं एक कंडक्टर है, चाहे कुछ भी हो, इस सोर्स को मैं चेंज नहीं कर रहा हूँ, कंडक्टर को मैं चेंज करूँगा, सोर्स यही रहेगा, राइट।
तो सोर्स यही रहेगा। तो अब बताइए ड्रिफ्ट वेलोसिटी बराबर हमको मिला है वी डी इज इक्वल टू आई बाई एन इंटू ई इंटू ए। और इसको अगर हम सिंप्लीफाई करना चाहते हैं, क्योंकि ये कंडक्टर अभी सेम मटेरियल का बना हुआ है, बस ये सोर्स में चेंज कर रहा हूँ, अलग अलग कर रहा हूँ। तो ज़रा देखेंगे क्या होगा। इसको हम लोग लिख सकते आई बराबर क्या होता है, आई इज इक्वल टू होता है वी बाई आर। इसको हम वी से डिनोट कर देते हैं। चलो पोटेंशियल डिफरेंस वी है, तो हम लोग लिख सकते हैं वी बाई आर इंटू 1 बाई एन इंटू ई इंटू ए, राइट। अब आर का तो जानते हैं रेजिस्टेंस है रो इंटू एल बाई ए, इस तरीके। तो अगर हम इस वैल्यू को यहाँ पर रखें तो वी डी इज इक्वल टू हमको मिल जाएगा वी बाई रो इंटू एल बाई ए इंटू 1 बाई एन इंटू ई इंटू ए। सो ए से ए कैंसिल। अब ज़रा देखेंगे ए भी फिक्स है, ये भी फिक्स है, तो हमको यहाँ पर एक फॉर्मूला मिला है वी बाई रो इंटू एन इंटू ई इंटू एल। तो हम कह सकते हैं, ज़रा देखेंगे, कह सकते हैं कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द कंडक्टर। तो फॉर डिफरेंट कंडक्टर हम लोग लिख सकते हैं वी डी 1 बाई वी डी 2 इज इक्वल टू L2 बाई L1। एक तरह से ये न्यूमेरिकल है, अक्सर वेरिएशन ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर बेस्ड करके क्वेश्चन आता है। तो ज़रा देखेंगे इसको बाबू कब अप्लाई करेंगे हम लोग। इसको तब अप्लाई करेंगे तब चाहे कोई भी बैटरी सोर्स हो, बस सेम करंट कंडक्टर से फ्लो होना चाहिए। और इसको तब यूज करेंगे कि हम बैटरी को सेम रख रहे हैं, राइट, इसको चेंज कर रहे हैं, इसके क्रॉस सेक्शनल एरिया को। अब इसमें क्या देखा कि अगर हम सेम बैटरी को रख रहे हैं तो क्रॉस सेक्शनल एरिया पर डिपेंड नहीं कर रहा है। किस पर डिपेंड कर रहा है, इसके लेंथ पर। जबकि इस केस में क्या था, क्रॉस सेक्शनल एरिया पर डिपेंड कर रहा था, लेंथ पर डिपेंड नहीं कर रहा था। अब ये स्टेटमेंट लिख के आपको एग्जाम में आ जाएगा और आपको इसके बारे में बताना होगा। ओके, अब हम आगे पढ़ेंगे रेजिस्टेंस के बारे में। Now we'll discuss about resistance and its measurement. It's a very important topic of this chapter. See, as I have explained about resistance and the definition of resistance was, it is internal properties of any conductor by virtue of which it opposes any flow of current through it, right? तो अब जब ये एक प्रॉपर्टी को बता रहा है कि इससे कोई करंट फ्लो होगा, आखिर तो अपोज के एक्चुअली जब करंट फ्लो होता है तो वहाँ एनर्जी के लॉस होते हैं। वो एनर्जी का लॉस क्यों होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के बीच कोलिजन होता है, इलेक्ट्रॉन और उससे कंडक्टर के बीच कोलिजन होता है, जिससे हीट जनरेशन होता है और एनर्जी का लॉस होता है। और जिसकी रेजिस्टेंस जितनी ज़्यादा होगी वहाँ एनर्जी का लॉस उतना ही ज़्यादा होगा और वहाँ उतना ही ज़्यादा हीट डेवलप होगा। तो ये फार्मूला भी बताया गया था, R इज इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए, इस पर भी बात होगी। तो और रो का भी वैल्यू हमको मिला था m बाई एन इंटू ई स्क्वायर इंटू टाउ, ये रिलैक्सेशन टाइम था, राइट। तो अब ज़रा देखेंगे कि इधर हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। एक्चुअली अगर कोई भी डिवाइस है, एक तरह से रेजिस्टेंस भी इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है, इलेक्ट्रिकल डिवाइस है, तो उसको मेजर करना पड़ेगा। तो दो तरीका है मेजर करने का। एक तरीका है कि सीधे हमारे पास एक मल्टीमीटर होता है, जहां हम जाएंगे, जिस इंडस्ट्रीज में जाएंगे या जिस शॉप पर जाएंगे, वो डायरेक्टली मेजर कर लेता है। और आज से बहुत साल पहले ये मल्टीमीटर प्रचलन में नहीं था, तो उसके लिए लोगों ने कलर कोड का यूज किया। और उस पर जैसे कोई आप दुकान पर रेजिस्टेंस मांगेंगे तो इस तरह से सिलेंड्रिकल टाइप का एक डिवाइस होगा, उधर दो वायर निकले होंगे
और उस पर इस तरह का स्ट्रिप दिया रहता है। यहाँ पर 4 बैंड है, वो 4 बैंड देखेंगे और सभी बैंड के अपने अपने कलर होते हैं और उस कलर के बेसिस पर हम उसको मेजर करते हैं, इसीलिए इसको कहेंगे कलर कोड फॉर रजिस्टर। अब उसके बाद टेम्परेचर डिपेंडेंसी। आप देखेंगे कि अगर हम किसी भी कंडक्टर के टेम्परेचर को इंक्रीज कराते हैं तो रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज करेगा, बाय वर्चू ऑफ विच रेसिस्टिविटी विल इंक्रीज, एंड रेसिस्टिविटी जब इंक्रीज करेगा तो इसका रेसिस्टेंट भी बढ़ जाएगा। तो ये भी हमको पढ़ना है। ओके, उसके बाद कैलकुलेशन ऑफ रेजिस्टेंस। अगर कोई रेजिस्टेंस दिया हुआ है तो उसका अपना शेप साइज ज्योमेट्री होगा, तो उसके रेजिस्टेंस का कैलकुलेशन कैसे करेंगे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है। हालांकि एनसीईआरटी ने इसका डिस्कशन नहीं के बराबर किया है, कुछ न्यूमेरिकल पूछे हुए हैं, लेकिन हम इसको डिटेल्स करेंगे ताकि आपको फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम ना हो। अब जरा देखेंगे, जैसे क्या है कि हमारे पास ये इस तरह से 4 बैंड है। कई ऐसे भी रजिस्टर आपको मार्केट में देखने को मिलेंगे जिस पर 3 ही बैंड होगा, 4 बैंड नहीं होगा। एक जो लास्ट वाला बैंड है वो मिसिंग रहता है। इस बैंड का अपना नाम भी है। जो पहला ये बैंड पर जो कलर होता है, स्ट्रिप होता है, उसको डिजिट फर्स्ट, दूसरे को डिजिट सेकेंड और तीसरे बैंड को मल्टीप्लायर कहते हैं, और चौथा बैंड होता है टॉलरेंस। ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, लेकिन ये तीनों तो अवश्य रूप से होगा। तो सर ये कैसे होगा, ये देखिए आपके पास टेबल है और इसी टेबल से दिए हुए कलर कोड को हम रिप्रेजेंट करके रजिस्टर के रेजिस्टेंस के वैल्यू को निकालेंगे। जरा देखेंगे, ये जैसे ब्लैक है, अगर कहीं ब्लैक उसका मतलब कि 0, अगर ब्राउन हो तो उसका मतलब 1, रेड है तो 2, ऑरेंज है तो 3, येलो 4, ग्रीन 5, ब्लू 6, वायलेट 7, ग्रे 8, वाइट 9। गोल्ड और सिल्वर के लिए इधर डिजिट कुछ भी नहीं है, मल्टीप्लायर है। अब देखेंगे ये मल्टीप्लायर क्या है। एक्चुअली मल्टीप्लायर तीसरा बैंड है। तो जैसे कि कैसे याद करेंगे, इसको 10 रख दीजिए, ये वाला ऊपर पावर चढ़ा दीजिए, आपको मल्टीप्लायर मिल जाएगा। तो 1 है, 10 टू द पावर 1 है, 10 टू द पावर 3, 10 टू द, इसको आप लोग अपने माइंड में सेट करेंगे। ऐसे एग्जाम में ये आपको टेबल नहीं देगा, आपको ये टेबल याद करना पड़ेगा। तो याद करने का मैं एक छोटा सा तरीका बताता हूँ, देखेंगे ज़रा। इसको कहते हैं बाई रॉय, ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ। देखेंगे बाई रॉय, रॉय, ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ, गोल्ड एंड सिल्वर। और इसको लिखने के बाद 0 से स्टार्ट करेंगे, 0 1 2 3 9 तक जाएंगे, इसको खाली छोड़ देंगे। फिर 10 का पावर 0, 10 का पावर 1, 10 का पावर 2 लिखेंगे, और यहाँ 0.1, 0.01। और देखेंगे टॉलरेंस 2 ही का है, एक गोल्ड का है और एक सिल्वर का है। गोल्ड का टॉलरेंस 5% है और सिल्वर का टॉलरेंस 10% है। एक बार आप टेबल खुद से बनाएंगे, अगर याद हो जाए तो बहुत बढ़िया बात है। एग्जाम में देगा नहीं, आपको टेबल खुद से बनाना होगा और रेजिस्टेंस का वैल्यू मेजर करना होगा। तो सर चलिए हम ये टेबल भी सीख गए, कैसे आखिर क्वेश्चन देगा। चलिए एक हमारे पास क्वेश्चन है, मैं कहता हूँ कि क्वेश्चन है। एक रजिस्टर है जिसके 4 बैंड दिए गए हैं। पहला बैंड है ब्राउन, दूसरा बैंड है येलो, तीसरा बैंड है ग्रीन और चौथा बैंड है गोल्ड। तो कह रहा है बताओ कि इस रजिस्टर का रेजिस्टेंस क्या होगा। अच्छा क्वेश्चन है, तो इसको सीखते हैं। चलिए इसको बनाते हैं हम लोग। चलिए अब देखेंगे, पहला क्या है भाई, ये डिजिट 1, डिजिट 2, तीसरा बैंड मल्टीप्लायर, चौथा। इसमें चारों बैंड है, मतलब टॉलरेंस भी है। तो पहला बैंड क्या है जरा देखेंगे, ब्राउन। तो ब्राउन का जरा देखते हैं, ब्लैक ब्राउन, यस। पहला डिजिट क्या होगा 1। उसके बाद दूसरा बैंड क्या है भाई, येलो। देखो ब्लैक ब्राउन रेड ऑरेंज येलो, डिजिट क्या है 4, डिजिट 2। उसके बाद तीसरा जो बैंड है मल्टीप्लायर है, वो क्या है आपके सामने जरा देखेंगे, तीसरा ग्रीन।
जरा ग्रीन को देखेंगे क्या है, ग्रीन इधर है 10 टू द पावर 8 इंटू 10 टू द पावर 8 प्लस माइनस कितना है जरा देखेंगे, गोल्ड है, गोल्ड का कितना है 5%, और ये रेजिस्टेंस का जो यूनिट हम किस में लेंगे, ओम्स में। ये रहा हमारा रेजिस्टेंस, मतलब इस तरह से टेबल दिया रहेगा, कोई भी रजिस्टर मिलेगा, उसके कलर को देखकर हम बता देंगे कि उसका रेजिस्टेंस क्या है। लेकिन एक्चुअली एक और इसको दूसरा तरीका है लिखने के लिए, ज़रा देखेंगे। आपको जो मैं एरर पढ़ा रहा था तो किसी फिजिकल क्वांटिटी को कुछ इस तरीके से लिखा था, ए प्लस माइनस डेल्टा ए, ये याद है ना, और परसेंटेज के टर्म में भी लिखा था, तो ये भी परसेंटेज के टर्म में लिखा हुआ है। लेकिन अगर इसके टर्म में मैं लिखना चाहूँ तो वो कैसे लिखेंगे जरा देखेंगे। सो परसेंटेज आर बराबर हम लोगों ने जो मिला था डेल्टा आर बाई आर इंटू 100, राइट। तो मेरे को डेल्टा आर चाहिए, तो क्या लिखेंगे, आर परसेंटेज आर इंटू आर बाई 100। चलो भाई इसको लिखते हैं, परसेंटेज कितना है 5, आर का वैल्यू कितना मिला है 14 इंटू 10 टू द पावर 8 बाई 100। चलिए इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये कितना हो जाएगा 70 इंटू 10 टू द पावर 6, 70 इंटू 10 टू द पावर 6, इतना हमारा हो चुका है। अब इसको हम इस फॉर्म में लिखना चाहते हैं, इस फॉर्म में लिखना चाहते हैं, तो कैसे लिखेंगे, यहाँ तो 10 टू द पावर 8 है, तो इसको और अगर मैं सिंप्लीफाई करूँ 0.07 इंटू 10 टू द पावर 8 लिख सकता हूँ। तो अब इस रेजिस्टेंस को कैसे लिखेंगे, तो आर के जगह पर कितना है 14 इंटू 10 टू द पावर 8 प्लस माइनस 0.07 इंटू 10 टू द पावर 8 ओम। अब जरा देखेंगे, हम चाहेंगे तो 8 को हटा देंगे, इस 8 को बाहर भी कर सकते हैं, और फिर इस रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि इसका रेजिस्टेंस कितना होगा, राइट। तो हो जाएगा, आप कर लेंगे आप लोग, ठीक है। कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ है क्या, एक बार चेक कर लेते हैं भाई। इधर हमको कितना है 70 इंटू 10 टू द पावर 6, इसको मैंने इतना किया तो 0, ये गड़बड़ हुआ है ना। अगर 0.7 करेंगे तब हो जाएगा 10 टू द पावर 6, क्योंकि 8 था, ये 7 हो जाएगा, फिर एक और इधर लाएंगे तो 8 हो जाएगा। और इस तरीके से हम लोग इस रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ध्यान देंगे, इस तरह के आपके क्वेश्चंस मिलते रहेंगे और आपको बनाना है। बस ये कलर को याद में रखना है, ब्राउन पहला डिजिट, तो हमने क्या लिया पहला डिजिट के लिए 1, दूसरा येलो, येलो कहाँ है इसका, इसके लिए क्या वैल्यू है 4, तो मैंने लिया 4, उसका मल्टीप्लायर 10 टू द पावर 8, टॉलरेंस ले लिया। ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या फिर इसको परसेंटेज फॉर्म में भी हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं, ये हम लोगों के ऊपर डिपेंड करता है, राइट। अब दूसरा चीज़ का एक्सप्लेनेशन करना है, ये तो कर लेंगे कि टेम्परेचर पर कैसे डिपेंड करेगा, टेम्परेचर का वेरिएशन कराएंगे तो रेजिस्टेंस किस तरह से चेंज करेगा। सॉरी डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों ने एक चीज़ मिस्टेक किया है इसमें, क्योंकि यहाँ पर ग्रीन है और मैंने ग्रे का वैल्यू ले लिया है, तो इधर होगा 10 टू द पावर 5, 10 टू द पावर, राइट। सो अगर 10 टू द पावर 5 होगा तो हम लिखेंगे यहाँ 10 टू द पावर 5, और यहाँ हो जाएगा 10 टू द पावर 5, और जो ये हमने 8 लिया था इसको भी हम लोग देख लेंगे, ये 5 था तो ये कितना हो जाएगा 10 टू द पावर 5 था, ये 17 इंटू 10 टू द पावर 3। अब इसको हम लोग चाहें
तो यहाँ पर भी लिख सकते हैं 10⁵ और इसको हम लोग लिख सकते हैं 0.07। सो दैट वाज द कैलकुलेशन मिस्टेक, आप लोग देख लेंगे। ओके सी, जैसा कि मैंने बताया, अगर ये रेजिस्टेंस का फार्मूला है R = रो × L/L और ये रो के बारे में लिखा गया है। अगर किसी कंडक्टर के टेम्परेचर को हम लोग वैरी कराते हैं तो रेट ऑफ कोलिजन इंक्रीज कर जाता है, बाय वर्च्यू ऑफ विच टाइम ऑफ रिलैक्सेशन डिक्रीज कर जाता है, एंड फाइनली द रेसिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर गेट इंक्रीज्ड, राइट। So due to variation of temperature of any conductor, the variation in resistivity or resistance occurs. So इसके लिए हमने एक रिलेशन इधर लिखा है। अगर मैं कहूँ कि किसी टेम्परेचर T पर किसी मटेरियल का रेसिस्टिविटी ρT है और किसी टेम्परेचर T0 पर उसके रेसिस्टिविटी ρ हैं, तो उसमें क्या रिलेशन होगा। तो एक रिलेशन को आपके सामने रखा जा रहा है, ये वाली रिलेशन, किसी टाइम t पर रेसिस्टिविटी इज इक्वल टू रेसिस्टिविटी एट नॉट टाइम, किसी टेम्परेचर t पर रेसिस्टिविटी इज इक्वल टू रेसिस्टिविटी एट टेम्परेचर T0 इंटू 1 + अल्फ़ा इंटू T - T0, राइट। जहाँ ये अल्फ़ा एक कांस्टेंट टर्म है जो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है और किसी दिए हुए मटेरियल के लिए इसको कांस्टेंट माना जाता है। हालांकि इसका एक एक्सपोनेंशियल रिलेशन होता है, लेकिन हम मानते हैं कि ये कांस्टेंट है और आपके सिलेबस में यही पढ़ना है, जिसको कि हम लोग अल्फ़ा को कहते हैं। अल्फ़ा इज द कांस्टेंट फॉर अ गिवन मटेरियल, इट इज कॉल्ड द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टिविटी, इट इज अ वेरी स्मॉल रेंज एंड इट्स SI यूनिट इज पर केल्विन। अगर मैं सेम बात अगर रेजिस्टेंस के लिए लिखना चाहूँ तो ज़रा देखेंगे, आपको मैंने हीट ट्रांसफ़र में पढ़ाया था थर्मल एक्सपेंशन में, जब वहाँ टेम्परेचर राइज करेगा तो L भी चेंज करेगा और क्रॉस सेक्शन एरिया भी चेंज करेगा, लेकिन ये L और ये जब दोनों चेंज होता है वो वेरी स्मॉल होता है और उसको चेंज होने से उस केस में टेम्परेचर चेंज, रेजिस्टेंस चेंज या रेसिस्टिविटी चेंज को हम नेग्लेक्ट करते हैं। तो मानते हैं कि सिर्फ और सिर्फ जो रेजिस्टेंस चेंज होगा वो ड्यू टू चेंज इन रेसिस्टिविटी। तो इस रिलेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं, जहाँ रेजिस्टेंस एट टेम्परेचर RT इज RT, मतलब किसी टेम्परेचर T पर रेजिस्टेंस कितना मैंने माना RT, किसी टेम्परेचर T0 पर रेजिस्टेंस कितना माना RT0 इंटू 1 + अल्फ़ा इंटू T - T0, राइट। इस तरह से हम रेजिस्टेंस के एक्सप्रेशन को भी लिख सकते हैं और रेसिस्टिविटी के भी एक्सप्रेशन को लिख सकते हैं। इसमें कैसे कैसे क्वेश्चन पूछेंगे आपसे, जैसे कभी ये टेम्परेचर दे देगा, अल्फ़ा दे देगा, ये वाला वैल्यू दे देगा, तो पूछेगा किसी पार्टिकुलर टेम्परेचर पर उस कंडक्टर का रेजिस्टेंस क्या होगा, या कभी ये दे देता है, ये दे देता है, तो पूछता है कि अब नया टेम्परेचर क्या होगा। और इसी सब फेनोमेना के वजह से हम इस मटेरियल का यूज थर्मोमीटर में करते हैं, एंड दैट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस थर्मोमीटर, और इसके लिए हम वहाँ पर थर्मोकपल यूज करते हैं, क्योंकि वहाँ पर एक एम्पियर मीटर लगा रहता है। पहले कुछ करंट फ्लो होता है, टेम्परेचर चेंज करेगा तो कुछ और करंट फ्लो होगा, उससे हम नया वाला रेजिस्टेंस निकाल लेंगे, और जब नया वाला रेजिस्टेंस हमको मिल जाएगा तो वो नया वाला टेम्परेचर भी मिल जाएगा। इस पर बेस्ड NCERT में एक सोल्व क्वेश्चन है और मैं आपके सामने पढ़ता हूँ, इसको बनाते हैं हम लोग, देखेंगे ज़रा ध्यान से। कह रहा है कि एन इलेक्ट्रिक टोस्टर यूजेस नाइक्रोम फॉर इट्स हीटिंग एलिमेंट। When a negatively small current pass through it, its resistance at room temperature 27 degrees Celsius is found to be 75.3 ohm. When a toaster is connected to a 230 volt supply, the current settles after a few seconds to a steady value of
2.68 एम्पियर। What is the steady temperature of the nichrome element? The temperature coefficient of resistance of nichrome averaged over the temperature range involved is 1.70 into 10 to the power minus 4 पर डिग्री सेल्सियस। अगर पर केल्विन भी देता तो कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं, राइट। अब हमें कह रहा है कि नया वाला टेम्परेचर बताना है, तो अगर हम डिग्री सेल्सियस में लिखते हैं तो डिग्री सेल्सियस में हमारा आंसर आ जाएगा, अगर पर केल्विन में लिखते हैं तो पर केल्विन में आंसर आ जाएगा। वो डिपेंड अपॉन सिचुएशन की क्वेश्चन कैसा दिया हुआ है ज़रा देखेंगे भाई। कह रहा है कि टी नॉट पर एट टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस, जिसको मैं टी नॉट कहता हूँ, रेजिस्टेंस कितना है भाई, आर टी नॉट कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 75.3 ओम, राइट। अब हम इसको एक सप्लाई, एक सोर्स से कनेक्ट करते हैं और जिसके सोर्स का दिया है वोल्टेज कितना, 230 वोल्ट, राइट, जिसके वजह से इसमें एक करंट इस्टेब्लिश हुआ है, एक करंट फ्लो हुआ है और वो स्टेडी स्टेट गेन करने के बाद इतना एम्पियर का करंट फ्लो हुआ है। तो उस समय हम वोल्टेज दिया हुआ ये दिया है तो हम लोग रेजिस्टेंस भी निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते हैं। तो आपको ओम्स लॉ से पता है V = I × R। सो R बराबर कितना हो जाएगा भाई, R बराबर हो जाएगा V/I। V का वैल्यू कितना है 230/2.68। अब ज़रा देखेंगे उस समय जब करंट फ्लो हो रहा तो कुछ टेम्परेचर भी रहा होगा, मैं इसको कह देता हूँ RT और इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम लोग। एक उस पार्टिकुलर टेम्परेचर जो मेरे को पता नहीं है उस टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस हमको मिल चुका है और वो है 85.8 ओम, राइट। तो कह रहा है कि उस टाइम में जब इतना रेजिस्टेंस था तो उस नाइक्रोम का टेम्परेचर क्या था। सिंपली तो हम फार्मूला लगा देंगे, RT नॉट 1 + अल्फ़ा × T - T0। अब आप बताएं, आपको ये भी मिल चुका है, ये दिया हुआ है, ये भी दिया हुआ है, ये भी दिया हुआ है, तो क्या T का कैलकुलेशन नहीं कर सकते हैं, डेफिनेटली कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन हम लोग करते हैं, चलिए NCERT का ही एक और सॉल्व क्वेश्चन है, मैं उसको करता हूँ। एक्चुअली आपको जब एक 11th क्लास में मैंने पढ़ाया था थर्मोमेट्री, तो उस थर्मोमेट्री में मैंने बताया था कि रेजिस्टेंस थर्मोमीटर कैसे यूज करता, कैसे काम करता है, और उसके लिए मैंने एक फार्मूला दिया था, T = R × T - R × T0 - R × 100 - R × 0। इस तरह से आज मैं इस फॉर्मूले को यूज करता हूँ। इसका क्या मतलब है ज़रा देखेंगे। एक्चुअली अगर कोई मटेरियल लेते हैं, किसी टेम्परेचर T पर उसका रेजिस्टेंस मेजर करना है, ये दिया हुआ है, उसके फ्रीजिंग पॉइंट पर रेजिस्टेंस क्या होगा और उसके बॉइलिंग पॉइंट पर रेजिस्टेंस क्या होगा, इनटू और था एक 100, कुछ इस तरीके से करके था, आपको याद आ जाएगा, राइट। तो चलिए इस पर बेस्ट एक क्वेश्चन इधर दिया हुआ है, मैं पढ़ता हूँ। कहता है कि द रेजिस्टेंस ऑफ अ प्लेटिनम वायर ऑफ अ प्लेटिनम रेजिस्टेंस थर्मोमीटर एट आइस पॉइंट इज 5 ओम एंड एट स्टीम पॉइंट इज 5.23 ओम। मतलब हमें R0 आइस पॉइंट का वैल्यू दिया है 5 ओम एंड R × 100, R ×
100, ये हमको दिया हुआ है 5.23 ओम। When the thermometer is inserted in a hot bath, the resistance of the platinum wire, किसी टेम्परेचर T पर जब हॉट बाथ में इसको इंसर्ट कराया जाता है उस समय का भी रेजिस्टेंस दिया हुआ है 5.795 ओम। कैलकुलेट द टेम्परेचर ऑफ द बाथ, कर उस बात का टेम्परेचर क्या होगा तो इसमें रख देंगे हम लोग, ये हो जाएगा 5.795, फ्रीजिंग पॉइंट पर कितना दिया हुआ है 5 ओम, माइनस बॉइलिंग पॉइंट पर कितना दिया है 5.23 माइनस 5 इंटू 100, और इसको हम लोग सोल्व कर लेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा 345.65 डिग्री सेल्सियस। सो इस तरह से क्वेश्चन करेंगे। अब हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे कि अगर कोई रेजिस्टेंस दिया हुआ है तो मैथमेटिकली उसके रजिस्टर के रेजिस्टेंस का कैलकुलेशन कैसे करेंगे और उसके शेप साइज को चेंज करेंगे तो उसका रेजिस्टेंस कैसे चेंज होगा। थैंक यू।